प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ये आपका पार्ट 4 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग आ चुके हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमें देखना है। तो अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COOH, है ना। तो यहाँ क्या है, तो एल्किल समूह में कु लग जाता है तो क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसके पहले सूत्र को देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद इसकी संरचना की बात करेंगे, है ना। फिर उसका साधारण नाम देखेंगे, साधारण नाम, और फिर इसके बाद इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सूत्र देखते हैं। तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, कार्बन हट जाएगा, यहाँ 0 रखिएगा तो 2 0 0 हो जाएगा ना यहाँ, और यहाँ 1 बचेगा यानी HCOOH। ठीक है, फिर आप 1 रखिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 1 3 यानी हो जाएगा CH3COOH। चलिए अभी संरचना की बात करें तो सबसे पहले इसका संरचना हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, एक हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन एक यहाँ देते हैं, एक यहाँ देते हैं, और एक हाइड्रोजन है। चलिए इसके बातम कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बातम कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे 6 होता है तो 2 2 4 और ये 2 6। कार्बन की बात करें तो इसके पास 4 होता है, 1 2 और ये 2 इधर शेयर करेगा ना। चलिए तो 4 हो गया इसका भी। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 है बातम कक्षा पे, तो 2 2 4 5 और ये 6। देखिए तो हो गया ना। चलिए हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए, इस हाइड्रोजन को भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को कितने की जरूरत है, तो 8 को, तो 8 चाहिए। तो देखिए तो 8 ही इसका हो रहा ना, 8 हो गया। चलिए इस कार्बन को भी 8 चाहिए, तो देखिए इसका भी अष्टक पूरा हो गया ना। इस ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए, देखिए दोनों ऑक्सीजन को 8 मिल गए, कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन के 2 2 शेयर हो गए। चलिए इसकी संरचना की बात करें तो HCOH, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ O लग जाएगा। उसी तरह इसकी संरचना तो आप उसी तरह कर देंगे। तो CH3 का जानते हैं आप, C H एक इधर एक इधर एक इधर होगा, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, फिर O और H, इस तरह से, समझ गया। चलिए ऐसे आपको क्लियर हो गया संरचना। अब देखिए साधारण नाम की बात करें तो इसका साधारण नाम का कोई नियम नहीं है, आपको याद रखना होगा। इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। और इसे बोलेंगे एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए IUPAC नेम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि IUPAC नेम में, IUPAC नेम में के अनुसार कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण में संगत एल्केन नाम में, है ना, इसके संगत एल्केन नाम में क्या जोड़ना है, तो इसमें एल्केन में जोड़ देना है आपको ओइक अम्ल। क्या जोड़ना है, ओइक अम्ल जोड़ देने से हो जाएगा। तो ओइक अम्ल जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल्केनोइक अम्ल हो जाएगा, समझ लेना। चलिए तो अगर इसकी बात करते हैं, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए क्या होता था, मीथेन होता था ना। एक कार्बन के लिए होता था मीथेन, इसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक अम्ल। तो यहां से ये आपका बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल, समझ गए। चलिए तो यहां लिख देते हैं मेथेनोइक अम्ल। क्लियर हुआ। उसी तरह यहाँ 2 कार्बन है ना, एक ही एक है, 2 कार्बन के लिए क्या होता था, एथेन ना, एथेन होता था। तो इसमें जोड़ देंगे ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, ये एथेनोइक, है ना, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इसका
एथेनोइक अम्ल। क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए, तो अभी तक जो भी हम समूह देखे, अगर समूह की बात करेंगे तो जितने भी आप समूह देखे हैं एल्केन को छोड़कर, एल्केन था जो आपका संतृप्त था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन थे ना उसमें, समझ ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको बता रखा है जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा है, जितने और उसके बाद जितने भी आप देखे डबल बॉन्ड वाले सब क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग समावयवी की, यानी आइसोमर क्या होता है। तो जब आपको याद है, आपको पढ़ा रहे थे इसमें एल्केन समूह जब बताए हैं, तो एल्केन समूह और एल्किल समूह बताने के बाद कुछ उदाहरण दिए थे कि उसमें बाहर से कोई जुड़ा हुआ रहता था तो उनके नाम अलग अलग हो जाते थे। सूत्र एक ही था, अणुसूत्र समान था, लेकिन उनका नाम हम लोग रासायनिक नाम अलग अलग रख रहे थे। तो वही यहाँ होती है समावयवी। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और ऐसी घटना समावयवता कहलाता है। तो समावयवी वही कहलाते हैं जिनका रासायनिक सूत्र अणु सूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, भिन्न होता है, और ऐसी घटना को समावयवता कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग लेते हैं C2H6O। ठीक है, एक अणु सूत्र है। चलिए इसका नाम देखते हैं। अगर यहाँ हम इस तरह से इसको लिखें कि CH3 है ना, CH2OH, या फिर इसको इस तरह से लिख दें CH3OCH3, तो यहाँ देखिए ये जो जुड़ा हुआ है ये C2H5 है ना, तो दो कार्बन जुड़ा हुआ था, आपको पता है। तो इसको क्या बोलते थे, तो ये एथिल होता था ना, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये आपका एथिल अल्कोहल होता था। और यहाँ देखिए ये ईथर समूह का है ना, वो जुड़ा है तो ईथर समूह से, ये दोनों को क्या कहते हैं, मेथिल ना, तो क्या हो जाता था इसका नाम, डाई मेथिल ईथर, ये डाई मेथिल ईथर, समझ रहे ना। तो देखिए दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन इसका रासायनिक और भौतिक गुण क्या है, दोनों अलग अलग है। ईथर है, ये अल्कोहल है, दोनों अलग अलग है कि नहीं। चलिए अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं इसी तरह। तो हम लोग ले लेते हैं दूसरा उदाहरण C4H10, C4H10। तो अगर इसकी संरचना बात करें तो याद है आपको CH3, CH2, CH2 और CH3। तो इसका नाम क्या होता था, तो इसको ब्यूटेन कहते थे ना, ब्यूटेन। तो इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है इसलिए इसको एन ब्यूटेन या ब्यूटेन दोनों नाम दे सकते हैं इसका। चलिए अगर इसी तरह इसमें अगर कर दे इसका संरचना CH3, CH3 और यहाँ पे CH3, देख लीजिए 3 3 6 9 1 10 हो गया ना, 4 कार्बन, ये ना होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, आइसोब्यूटेन। या आप एक और नाम जानते हैं, या इसका नाम आप क्या हो सकता है, तो इधर गिनती करेंगे 2 नंबर पे जुड़ा ना, 1 2, दोनों तरफ से तो नजदीक पड़ा ना, ये इधर से गिनिए या इधर से गिनिए, 2 ही नंबर पर आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2। ये क्या जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है मेथिल, 2 मेथिल, और ये देखिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, ये भी नाम हो सकता है इसका। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके और इसके दोनों के, ये जो ब्यूटेन देख रहे हैं या 2 मेथिल प्रोपेन देख रहे हैं, इन दोनों का अणु सूत्र जो है समान है लेकिन इनका रासायनिक और भौतिक गुण क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी जो होते हैं ये समावयवी कहलाएंगे और यह घटना जो होती है समावयवता कहलाती है। चलिए तो अब समावयवता के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संरचनात्मक समावयवता। नाम से पता चला कि संरचना के आधार पर जो समावयवता बदलती हो, यानी कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित परमाणुओं एवं समूहों के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण जो समावयवता होती है उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। चलिए तो अब कुछ संरचनात्मक समावयवता के प्रकार के बारे में देखते हैं। पहला देखते हैं श्रृंखला समावयवता, यानी चेन आइसोमेरिज्म, है ना। तो चलिए श्रृंखला समावयवता क्या होता है कि कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देखे थे ना समावयवता में, जैसे देखे थे हम लोग, पहला एग्जांपल देखे थे किसका देखे थे, C4H10 का, ब्यूटेन का देखे थे लोग ना। तो इसका लिखे थे CH3, CH2, CH2, CH3। तो इसका नाम दिए थे N ब्यूटेन, N ब्यूटेन। और दूसरा था आपका CH3, CH
CH3 और CH3। तो इसका क्या नाम बताए थे? तो ये 2 नंबर पे जुड़ा है, इधर से 1 2 3 हो रहा है ना, ये 2 नंबर पे जुड़ा, सॉरी 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3, 1 2 3, ठीक है। ये 2 नंबर पे जुड़ा है ना CH3, तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा? तो 2 मेथिल, 2 मेथिल, और ये क्या नाम हो जाएगा यहाँ से? तो ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये देख रहे हैं ये क्या है? इसी को श्रृंखला समझौता कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं पेंटेन का C5H12। अगर इसको देखें तो इसको इस तरह से इसकी रचना क्या हो सकती है? CH3 CH2 CH2 CH2, 4 हुआ, 1 5 CH3। तो इसके नाम की बात करेंगे तो ये N पेंटेन हो जाएगा ना, N पेंटेन, ठीक है। अगर इस रचना को हम चेंज करें, अगर इस तरह से लिख दें CH3 CH2 CH CH3 और इसके साथ जोड़ दे रहा है CH3, गिनिए तो इसमें 5 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 2 11 1 12 हो रहा है ना। चलिए उसी तरह अगर एक और संरचना देखें CH3 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 और ये आपका CH3। तो देखिए हाइड्रोजन 12 हो गए और कार्बन 5 हो गए, ठीक है। अब देखिए इसके नाम की बात करेंगे तो ये कितने नंबर पे किधर से नजदीक हो रहा है? तो इधर से नजदीक हो रहा है, 1 2 3 और 4। तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा है? तो 2 नंबर पे जुड़ा है मेथिल, 2 मेथिल, और यहाँ ये कार्बन कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या होता है? ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन नाम हो जाएगा। अब चलिए इसकी नाम की बात करें तो ये चेन हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, इधर से भी देखिएगा 1 ये 2 और ये 3। तो 2 नंबर पे 2 2 नंबर पे, यहाँ पे भी 2 पे, यहाँ पे भी 2 पे, यानी 2 2 क्या जुड़ा हुआ है? तो 2 2 किस? डाई मेथिल ना, डाई मेथिल, दोनों तरफ मेथिल जुड़ा है, 2 2 डाई मेथिल। और यहाँ बीच वाले इसमें कितने कार्बन है? तो 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए आपको याद ही है कि प्रोपेन, 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, क्योंकि ये 2 नंबर पे दो बार मेथिल जुड़ा है, इसलिए 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो ये जो समझौता देख रहे हैं ये क्या है? श्रृंखला समझौता है। दूसरा देखते हैं स्थान समझौता यानी पोजीशन आइसोमरिज्म। क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण जो उत्पन्न होने वाली समझौता होती है उसे स्थान समझौता कहते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, एक अणुसूत्र ले लेते हैं हम लोग C3H8O, ठीक है। चलिए तो इसका अगर हम संरचना की बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और OH, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा अगर हम लोग बात करें CH3 CH CH3OH। चलिए तो यहां से देखेंगे ये OH 1 नंबर पे जुड़ा है, 1 2 3, है ना। तो चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 और 3 है तो प्रोपेनॉल ना हो जाएगा, प्रोपेनॉल, है ना। अल्कोहल समूह में से ना नाम दिया जाता है। तो इसका देखिए 1 2 3, ये भी 2 नंबर, ये 2 नंबर पे जुड़ा है तो यह 2 प्रोपेनॉल, है ना। तो इसका नाम इस तरह से देंगे ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखे थे? क्रियाशील समूह यानी OH जो होता है क्रियाशील समूह है कि इसके स्थान में भिन्नता के कारण। तो देखिए OH समूह के स्थान में भिन्नता, पहले यहाँ था अब यहाँ पे आ गया, इसकी भिन्नता के कारण जो समझौता उत्पन्न हो गई, है ना। दिख रहा है ना, अलग अलग रासायनिक गुण आ गए, इनका नाम अलग अलग हो गया, उसे स्थान समझौता कहेंगे, ठीक है। चलिए तो ये तीसरा प्रकार देखते हैं क्रियाशील समझौता, यानी ये भी है आपका संरचनात्मक समझौता का तीसरा प्रकार है फंक्शनल आइसोमरिज्म। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र एक ही हो किंतु उनमें उपस्थित क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न हो तो इस घटना को क्रियाशील समझौता कहते हैं। कहने का मतलब अणुसूत्र एक ही हो लेकिन उसमें उपस्थित जो क्रियाशील समूह हो, है ना, वो अलग अलग हो। जैसे बात करें हम लोग पहला एक उदाहरण लेते हैं C2H6O का, ठीक है। अगर इस तरह करेंगे तो ये CH3 CH2, है ना, और OH इसको लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो अल्कोहल समूह में हो गया ना। अगर इस तरह लिखे CH3OCH3 तो ये ईथर समूह हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें दोनों अगर देखेंगे तो कार्बन देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है 6 और ऑक्सीजन 1, उसी तरह कार्बन यहाँ 2 हाइड्रोजन है 6 ऑक्सीजन है 1, दोनों में समान है लेकिन इनके
ये जो देख रहे हैं यहाँ पे क्रियाशील समूह अलग अलग है, OH जुड़ा है या O जुड़ा हुआ है, यानी अल्कोहल समूह का है और ये ईथर समूह का है। तो इसका नाम आपको पता ही है, इसे कहेंगे एथेनॉल ना, और ये क्या होगा तो डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। तो यहाँ देखिए ये क्या क्यों हो रहा है, तो इसमें जो क्रियाशील समूह है भिन्न भिन्न होने के कारण ये समझौता हो रही है, तो इसे क्रियाशील समझौता कहते हैं। ठीक है, तो संरचनात्मक समझौता के हम लोग प्रकार देख लिए। अब देखते हैं त्रिविम समझौता क्या होता है। तो त्रिविम समन्वयों का संरचना सूत्र समान होता है, संरचना सूत्र समान तो होगा, किंतु परमाणुओं तथा समूहों की स्थानिक व्यवस्था का विन्यास भिन्न भिन्न होता है। मतलब कि उसमें जो परमाणु जुड़े होंगे उनके स्थानिक व्यवस्था, मतलब जो किस स्थान पर जुड़े जगह उनका अलग अलग होता है। ठीक है, स्थान उनके परमाणुओं का भिन्न भिन्न जगह पे जुड़े होंगे, इसके कारण उसका नाम बदल जाएगा और ऐसी समझौता को त्रिविम समझौता कहते हैं। देखिए त्रिविम समझौता दो तरह का होता है। तो पहला देखते हैं हम लोग ज्यामितीय समझौता, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो यह समझौता वैसे एल्केनों या उनके व्युत्पन्नों द्वारा प्रदर्शित होता है जिसके द्विबंध से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े होंगे उनके लिए प्रयुक्त होता है, और ये एल्केन समूह के लिए। ठीक है, देखिए सी यहाँ जुड़ा है आपका CH3। ठीक है, चलिए यहाँ होगा H। अब देखिए डबल बॉन्ड C है ना, द्विबंध है ना, द्विबंध से जुड़ा होना चाहिए दो प्रत्येक कार्बन, और दोनों में जो समूह जुड़ा होगा दो भिन्न भिन्न समूह जुड़ा होगा। ठीक है, HCH3। ठीक है, दूसरा हम लोग इसका समवायी देखते हैं, CH3 H डबल बॉन्ड C। अब की बार CH3 ऊपर कर देंगे, स्थान खाली बदल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये H। ठीक है, तो ये समझौता है वैसे एल्केनों या उसके व्युत्पन्नों द्वारा प्रदर्शित होती है जिसके द्विबंध से जुड़े प्रत्येक कार्बन के दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो। तो देखिए इसमें दो भिन्न भिन्न, इसमें भी समूह जुड़ा है और इसमें भी समूह जुड़ा है ना भिन्न भिन्न। चलिए तो यहाँ देखिए एक ही तरफ अगर होंगे, देखिए एल्किल समूह एक ही तरफ है ना, ये मेथिल है, ये भी मेथिल है ना, और ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो एक ही तरफ अगर ये जुड़े होंगे, देखिए दोनों नीचे की तरफ जो है जिसका नाम हो जाएगा सिस 2 ब्यूटीन। ठीक है, और अगर एक नीचे एक ऊपर जुड़ा होगा तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। समझ गया। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। चलिए इसका सेकंड देखते हैं, प्रकाशिक समझौता यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो एक कार्बन परमाणु से चार भिन्न प्रकार के परमाणु या समूह जुड़े हों तो ऐसे कार्बनिक यौगिक के दो प्रकाशिक समवायी होंगे। ठीक है, दोनों समवायी एक दूसरे के दर्पण के प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप किसी दर्पण में उसको देखिएगा तो इसका प्रतिबिंब वो नजर आएगा। ठीक है, तो कैसे होता है, तो चलिए इसका एक उदाहरण देख के लेते हैं। हम लोग लेते हैं CH3 CH BrCl, है ना। चलिए तो इसका देखते हैं हम लोग, इसका रचना देखते हैं। तो ये कार्बन लिए, यहाँ ये CH3 लिए, यहाँ पे आपका हुआ हाइड्रोजन, यहाँ डॉटेड दे दिए Cl, है ना, और यहाँ जो है वेज रेखा बना दी इसको। चलिए और इसको कलर कर दिए, ये वेज रेखा है ना। चलिए ये Br। अब देखिए ये जो है 3D बना है ना, आपको बता चुके हैं पहले भी कि ये जो रेखा है ये कागज की सतह पे है, ये कागज सतह के पीछे, और ये जो वेज रेखा है ये कागज की सतह के ऊपर है। ठीक है, चलिए उसी तरह अगर इसका दर्पण यहाँ पे बना दे, अगर हम दर्पण लगा दे यहाँ पे, तो दर्पण में जो चित्र बनता है, आपको पता है कि दर्पण में क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, तो दर्पण लगाइएगा तो ये खाली ऐसे पलट जाएगा, यानी यहाँ पे कार्बन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा इस तरह से, ये आएगा ना ऐसे पलटेगा। सॉरी इसको थोड़ा तिरछा होना चाहिए था। चलिए और क्या होगा, तो इधर आ जाएगा ये CH3, है ना, और ये वेज वाला जो किरण है ऐसे आ जाएगा ना। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ये होगा Br, और यहाँ पे आपका ये डॉटेड जो होगा क्लोरीन जो होगा इधर होगा। ठीक है, तो ये देखिए सब बॉन्ड ही है, ये जो वेज रेखा है या डॉटेड है ये भी बॉन्ड ही है, लेकिन ये आपको दर्शाया जाता है कि ये जो है
ये जो लकी, ये सीधा जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, है ना, ये कई किसके है, कागज की सतह पे है, ये डॉटेड जो है कागज की सतह के पीछे है, और ये बीज रेखा है सतह के ऊपर है। तो देख रहे हैं ना, इसके दो समावयव आ जा रहा है। अब देखिए जो कार्बन जो है, ये बीच वाला जो कार्बन है, ये 4 से जुड़ा हुआ ना, 4 विभिन्न परमाणुओं से। तो ये जो कार्बन जो होगा, ये जो कार्बन जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कार्बन, इस पे सिंबल दे देते हैं, स्टार बना दिए। तो ये जो आप कार्बन देख रहे हैं जिसपे स्टार स्थित है, तो इस कार्बन को हम लोग असममित कार्बन परमाणु भी कहते हैं। ठीक है, इसे असममित कार्बन परमाणु भी कहते हैं। तो यहाँ से ये आप समावयवी समझ गए और उनके प्रकार को भी क्लियर हो गया। यहाँ से हम इसके प्रकार भी समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिकों का स्रोत क्या होता है ना। तो कार्बनिक यौगिकों का स्रोत की बात करें, कार्बनिक यौगिकों के स्रोत की बात करें, तो मुख्य रूप से जो स्रोत होता है कार्बनिक यौगिकों का, वो आपका होता है पेट्रोलियम, दूसरा होता है कोयला, और तीसरा होता है पेड़ पौधे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो कार्बनिक यौगिकों के स्रोत जो होते हैं वो क्या होते हैं, यही होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कोयला होता है और पेट्रोलियम होता है। ठीक है, तो अगर बात करें तो पेट्रोलियम से कार्बनिक यौगिक हमें लगभग 50% मिलता है, कोयला से लगभग 24% कार्बनिक यौगिक हम प्राप्त करते हैं, और पेट्रोलियम से हम लोग 26% प्राप्त करते हैं। अगर आपको बता दे तो आप देखे थे कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में भी तैयार किया जा सकता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को हम लोग कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक से भी प्राप्त करते हैं। कार्बनिक यौगिकों को कहां से, कार्बनिक यौगिक को कहां से प्राप्त करते हैं, तो कार्बनिक यौगिक को हम लोग अकार्बनिक यौगिक से भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसको प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है ना, अकार्बनिक यौगिक से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग अकार्बनिक यौगिक से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसे प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है, तो वो अकार्बनिक यौगिक से ही ना प्राप्त होता है। चलिए, क्लियर हुआ। अब आगे आपको बता दें तो हम लोग पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो पेट्रोलियम से हम लोग पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, वैक्स मिलता है ना, केरोसिन मिलता है, है ना, और क्या मिलता है इसे, और अगर बात करें तो इसे पेंट वगैरह बनाने में भी, है ना, पेंट हुआ आपका, है ना, गोंद हुआ, ठीक है, रंग वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर अगर कोयले की बात करें तो कोयले को जब वायु के अनुपस्थिति में, यानी आपका दूसरा घटक है कोयला, तो कोयले से अगर वायु के अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो उससे कोलतार मिलेगा, है ना, कोलतार मिलेगा। ठीक है, कोलतार का मुख्य घटक क्या है, अलकतरा, जिसे नहीं बोलते हैं अलकतरा। ठीक है, अलकतरा मिलेगा। उसी अगर पेड़ पौधों से बात करें तो पेड़ पौधे, तो अगर चीनी की बात करेंगे तो चीनी से प्राप्त होता है, तो वो भी तो एक पेड़ पौधा है ना, चीनी मिलेगा, है ना, स्टार्च मिलता है ना, अल्कोहल मिलता है, ये सब कार्बनिक यौगिक ही ना है। चलिए, रबड़ मिलता है, तो ये पेड़ पौधे से ऐसे मुख्य घटक प्राप्त होते हैं हम लोग पेड़ पौधे से। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब थोड़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को पेट्रोल से, है ना, कहां से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम से तथा हवा की अनुपस्थिति में कोयला को गर्म करने से, यानी कोयला को गर्म करने से और पेट्रोलियम से, दोनों से प्राप्त किया जाता है किसको, हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुण में बदलाव प्रत्येक श्रेणी में उपस्थित छोटे सरलतम यौगिक से बड़े सरलतम तक नियत रूप से होता है। कहने का मतलब कि उनका बदलाव, यानी हाइड्रोकार्बन का भौतिक गुण, यानी कि ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में रहना किस पर निर्भर करता है, तो इसमें उपस्थित कार्बन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर बात करें मेथेन, यानी मेथेन का आपको फॉर्मूला पता है CH4, एथेन आपको पता है C2H6, उसी प्रोपेन तो आपको पता है C3H8,
उसी तरह ब्यूटेन, तो ब्यूटेन क्या है C4H10। तो ये जो भी है यानी C1 से लेके C4 तक ये जितने भी है ये किस रूप में रहता है, तो गैस के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगले 13 यानी पेंटेन से हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन ये सब लेंगे तो C5 से लेके C17 तक किस में रहते हैं, द्रव के रूप में रहते हैं। और C18 और उसके ऊपर के जो होते हैं एल्केन वो ठोस के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि उनका भौतिक गुण उनके श्रेणी के अनुसार, क्रम के अनुसार बदलते रहते हैं, यानी 1 से लेकर 14 तक गैस के रूप में, 5 से लेकर 17 तक यानी पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, है ना, नोनेन, ये सब जो होता है किस में रहता है, द्रव के रूप में। और उसके बाद C18 के बाद जो C18 और उसके बाद के जो होंगे वो ठोस के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अणु जो होते हैं अध्रुवीय होते हैं, अतः ये जल में अविलय होता है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये जल में अविलय होते हैं। अब इसके दहन की बात करते हैं, एल्केन समूह हम लोग जो देखे इसमें इसके दहन की बात करेंगे। तो प्रायः संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीले लौ के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो अगर जो भी नीले लौ के साथ जो जलता है ना वो अच्छा ईंधन होता है। अगर आपको बता दें जो भी नीले लौ के साथ जलता है इनका दहन होता है वो अच्छा ईंधन होता है, सर्वोच्च ईंधन होता है, ठीक है। यानी कि ये अगर आप बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन समूह जो होता है, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिर्फ एल्केन ही समूह होता है, तो एल्केन समूह जो होता है अच्छा ईंधन होता है, उच्चतम ईंधन होता है। जैसे अगर बात करें CH4 का, तो CH4 मीथेन है, जब ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करेगा यानी जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और अच्छा ऊष्मा देगा, है ना, ऊष्मा निकलता है और कम प्रकाश इससे निकलता है। अगर इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लगाना होगा, यहाँ 2 लगाएंगे, ये संतुलित हो गया, ठीक है। और उसी तरह एथेन की बात करेंगे तो C2H6 ना ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करेगा और तेजी से क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उष्मा देगा, अत्यधिक उष्मा देगा लेकिन कम प्रकाश देता है, ठीक है। इसको संतुलित कर दिए C4 या 7 14 बराबर हो गया इधर कितना हुआ 6 और 8 14, ये भी 14, ठीक है। चलिए ये संतुलित हो गया। तो यहाँ से आपको देख रहे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड और जल और अच्छा लौ के रूप में, है ना, अच्छा उष्मा देगा और 21 उष्मा जो होगी इसमें से, और इसमें जो प्रकाश निकलेगा वो नीला लौ निकलेगा और नीला प्रकाश जो होता है ये कम प्रकाश देता है ना, कम प्रकाश देता है नीले लौ के साथ, ठीक है। तो ऐसे समझ गए। यानी कि अगर आपसे बात करें कि एल्केन की, तो एल्केन क्या होता है, बहुत ही अच्छा ईंधन होता है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ईंधन होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अगर ये जलने की बात करें तो अत्यधिक ऊष्मा मुक्त करता है ना, तो इसलिए इसका प्रयोग जो होता है ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो अगर बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी जो रहता है वो किसका मिश्रण होता है, तो होता है प्रोपेन, है ना, प्रोपेन यानी C3H8, है ना। चलिए प्रोपेन का, ब्यूटेन का, है ना, तो ब्यूटेन क्या होता है, तो ब्यूटेन आपका होता है C4H10 और आइसोब्यूटेन का, तो आइसोब्यूटेन का भी यही संरचना होता है। आइसोब्यूटेन आपको बताया था ना, आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन का भी यही होता है ना, यही सूत्र होता है, बस उसका नाम ये संरचना जो होती है इस तरह से हो जाती है CH3 और CH3, ठीक है। तो ये आइसोब्यूटेन इसे कहते हैं। तो दोनों का संरचना सूत्र सेम ही होता है लेकिन इसका रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो एलपीजी इनका बना होता है, ठीक है। उसी तरह अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोल सबसे पहले लेते हैं पेट्रोल। तो पेट्रोल जो होता है उसमें कार्बन के C6 से लेकर C8 तक रहते हैं, ठीक है, C6 से C8 तक रहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहां से रहता है, C6 से लेके C8 तक। उसी तरह अगर बात करें केरोसिन की, तो केरोसिन में आपके C11 से लेके C15 तक के संतृप्त हाइड्रोकार्बन आते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, C6 से C8 में क्या आ जाएगा, तो हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन, ठीक है। उसी तरह केरोसिन हो गया। अगला बात करते हैं हम लोग डीजल का, तो डीजल में क्या होगा, तो C15 से लेके C18 तक के हाइड्रोकार्बन